देश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर बरेली हिंसा में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने आज आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस को गिरफ्तार किया। नफीस के बेटे को भी पुलिस ने आज ही गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नफीस और उसके बेटे ने भीड़ को उकसाने का काम किया था। मौलाना नफीस ने इंस्पेक्टर को हाथ काट लेने की धमकी दी थी। गिरफ्तारी के बाद एसएसपी सहित कई अधिकारियों ने नफीस से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद डॉक्टर नफीस मेडिकल के लिए भेजा गया। पुलिस ने आज 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 81 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। डॉक्टर नफीस कुछ कहना चाहेंगे? नफीस खान पुत्र अब्दुल वहीद और फरमान खान पुत्र नफीस खान, ये 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और थाना बारादरी पुलिस के द्वारा शान, मोहम्मद नदीम, रिजवान, अमान हुसैन और ताजिम, ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस प्रकार से टोटल हम लोगों के 8 अभियुक्त हैं जो आज की डेट में गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। टोटल पुलिस के द्वारा अब तक 81 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हम लोगों की टीमें सीसीटीवी के माध्यम से, ICCC कंट्रोल रूम के जो फुटेजेस उपलब्ध हैं उसके माध्यम से, ड्रोन की जो फुटेजेस उपलब्ध हैं उसके माध्यम से लगातार इस आइडेंटिफिकेशन के लिए लगे हुए हैं कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो भीड़ को उकसाने में और भीड़ को एग्रेसिव बनाने में शामिल थे। बरेली के थाना सीबीगंज पुलिस ने एनकाउंटर में 2 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में दोनों आरोपी इदरीस और इकबाल के पैर में गोली लगी है। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। इदरीस और इकबाल शाहजहांपुर से बरेली प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे। इदरीस और इकबाल के पास से 2 तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया था। बरेली के थाना सीबीगंज इलाके में नेशनल हाईवे के किनारे मुठभेड़ हुई है। 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम हैं इदरीस पुत्र सद्दीक, जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है, और इकबाल पुत्र जफर अली, ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। बरेली हिंसा के पुलिस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें साफ दिख रहा है कि जमावड़े के लिए मस्जिदों का सहारा लिया गया था। पूरे शहर में दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी। हजारों लोगों को बुलाया गया था। सुनियोजित तरीके से बरेली शहर की फिजा खराब करने की साजिश थी। मोहम्मद नदीम पुलिस के हैंड वायरलेस सेट से लगातार पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। एक के बाद एक 6 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए। एसपी अनुराग आर्य ने हिंसक प्रदर्शन का वीडियो जारी किया। खबर बरेली से है। बरेली में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। बवाल वाले इलाके में फ्लैग मार्च कर पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। बवाल के बाद लगातार एक्शन में जुटी है पुलिस। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए त्योहारों के मद्देनजर शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है। लखनऊ जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमले की जांच के आदेश दिए गए हैं। डीजी जेल पीसी मीणा ने लखनऊ रेंज के डीआईजी जेल रामधरी को जांच सौंपी है। गायत्री प्रजापति पर वार करने वाले युवक विश्वास राजपूत पर जेल प्रशासन ने एफआईआर करा दी है। आरोपी विश्वास हत्या के मामले में 2022 से जेल में बंद है। विश्वास राजपूत सादतगंज थाने से हत्या के मामले में जेल गया था। फिलहाल अंडर ट्रायल बंदी है। लखनऊ में 2 बंदियों विश्वास व पूर्व विधायक गायत्री प्रजापति के बीच विवाद हो गया था, जिसमें पूर्व विधायक द्वारा अपशब्द कहने पर आक्रोशित बंदी विश्वास ने अलमारी के नीचे की लोहे की पटरी से चोट पहुंचाया। मौके पर चिकित्साधिकारी व जेल प्रशासन द्वारा उपचार के बाद परामर्श से केजीएमयू भेजा। एक्सरे, सीटी स्कैन जांच सामान्य है। बंदी का स्वास्थ्य सामान्य है। जेल की स्थिति सामान्य है। आरोपी बंदी के विरुद्ध एफआईआर करा दी गई है। यह एक आकस्मिक घटना है। इसमें किसी प्रकार की कोई साजिश प्रकाश में नहीं आई है। विभागीय जांच की जा रही है। वहीं लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमले को लेकर
गायत्री प्रजापति की दोनों बेटियों अंकिता और सुधा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने पिता की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। साथ ही जेल में हमले को बड़ी साजिश बताया गया है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर लखनऊ जेल में हुए हमले के बाद इस वक्त उनके परिवार के तमाम सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, जिससे हम बात करेंगे। उनकी बेटी अंकिता और सुधा हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी तबीयत है, क्या अपडेट है? अभी कुछ ठीक नहीं है। अभी उनके सर में 18-19 टाँके लगाए गए हैं। अभी कंडीशन ठीक है, होश में है, पर कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। आप लोग क्या मांग करते हैं, क्या लगता है कि ये कैसे हुआ? हमारी मांग ये है कि हमारे पिता पे जानलेवा हमला हुआ है और वो सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। जेल में तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बाहर भी नहीं है। हम नहीं कह सकते कि हॉस्पिटल में वो सुरक्षित है, लेकिन ट्रीटमेंट उनका होना बहुत ज़रूरी है। मेरी सरकार से एक गुहार है कि मेरे पिता की अच्छे से ट्रीटमेंट कराया जाए और मेरे पापा निर्दोष हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो निर्दोष हैं, उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। मेरे पिता 8 साल 8.5 साल से जेल की सज़ा काट रहे हैं। उन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। महिला कहती रही कि मेरे साथ कुछ गलत ही नहीं हुआ, उसके बाद भी ज़बरदस्ती उन्हें सज़ा करा दी गई। ऐसा मुकदमा है जिसमें मेरे पिता का और उस महिला का रेप में कोई मेडिकल टेस्ट ही नहीं हुआ है, बिना मेडिकल के ही सज़ा कर दी गई है। रेप केस में मुझे जितनी जानकारी है कि जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाता तब तक पता कैसे चलेगा कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है, किस इंसान ने किया है, किस इंसान ने नहीं किया है। बिना मेडिकल टेस्ट के मेरे पिता को सज़ा कर दी गई। और महिला जब सामने आके बोल रही है, मीडिया में आके बोल रही है, कोर्ट में भी गवाही दे रही है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया गया है, मुझे ब्लैकमेल किया गया था, या जो भी उसने अपनी चीज़ें बताई, तो कम से कम सच मानना चाहिए। न्यायालय हमारी सुनती ही नहीं। हमारे पिता का जहाँ नाम आता है वहाँ पे वो फाइल उठा के फेंक देते हैं, तो हमें न्याय कहाँ से मिलेगा? तुझे क्या लगता है कि किन लोगों ने हमला किया? क्या ये कोई साजिश है या इंसिडेंट? ये तो कहा नहीं जा सकता किसका क्या साजिश है, पर ये साजिश के तहत ही हुआ है। पापा ने बताया, जो भी उनको याद है, वो बैठे थे, अंदर गए थे, पेट में दर्द था, उनकी दवा लेने गए, डॉक्टर बाहर गए और वो कैदी पता नहीं कहाँ से आया, दरवाज़ा बंद किया और उठाया जो सामान उसके पास था और सर पे वार करने लगा और काफ़ी गहरा चोट लगा है पापा को। मेरे 18 टाँका लगा है, 18 से 20 टाँका। और गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के होटल गजल के ग्राउंड फ्लोर की 6 दुकानें खुली हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज प्रशासन ने 6 दुकानें खोल दी। साल 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दुकानों को कुर्क किया गया था। गैंगस्टर के तहत होटल गजल के ग्राउंड फ्लोर पर 15 दुकानें सीज हुई थीं। आज सीज की गई 15 दुकानों में 6 दुकानों को खोला गया। साल 2020 में होटल गजल का फर्स्ट फ्लोर ध्वस्त किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जा रहे त्योहारों के चलते उसके द्वारा 3 अक्टूबर को आहूत भारत बंद को स्थगित कर दिया गया है। उसने ये भी कहा कि वक्त संशोधन अधिनियम के खिलाफ उसका विरोध आंदोलन योजना के अनुसार जारी रहेगा और अन्य सभी कार्यक्रम निर्धारित तिथियों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। ये अपील की थी कि 3 अक्टूबर को मुसलमान अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट सवेरे 8 बजे से 2 बजे तक इन प्रोटेस्ट बंद रखें, लेकिन चूँकि 3 अक्टूबर और इस पूरे वीक में हमारे हिंदू भाइयों के फेस्टिवल्स हैं, लिहाजा उसका लिहाज रखते हुए पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी अपने इस बंद की कॉल को पोस्टपोन किया है टिल फर्दर अनाउंसमेंट। तो लिहाजा सभी मुसलमान दुकानदारों से अपील है कि 3 अक्टूबर को अपनी दुकानें ना बंद करें और अपना यूजुअल बिजनेस जारी रखें। महानवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पारंपरिक कन्या पूजन किया। उन्होंने 100 बालिकाओं के पैर पखारे, चुनरी उड़ाई और अपने हाथों से भोजन कराया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि नारी शक्ति के वंदन का पर्व है। नवरात्रि नारी शक्ति का ही रूप है। देखने को मिला जिस परंपरा में इतना पवित्र भाव मातृशक्ति और नारी शक्ति के प्रति रहा हो, स्वाभाविक रूप से ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ऐसे ही नहीं रहा होगा।
यह उन सभी बातों को लेकर के रहा होगा, क्योंकि जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर के अगर हम देखेंगे तो नारी शक्ति के बगैर जन जागरण के प्रति उसके बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार में कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कुल अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम रही, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर कई प्रमुख राज्यों से काफी नीचे है। इतना ही नहीं, प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की संख्या शून्य रह गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पारदर्शी शासन और त्वरित कार्रवाई ने अपराधों में कमी लाई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराधों में 49,453 मामले दर्ज हुए। वहीं लूट, डकैती, अपहरण के मामलों में कमी आई है। 2021-2022 के मुकाबले 2023 में अपराधों में कमी आई। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हिंसा के मामलों में कमी आई है। एनसीआरबी के 2023 के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हिंसा के मामलों में कमी देखने को मिली है। योगी सरकार की सख्ती और पारदर्शिता का असर साफ देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक धार्मिक दंगों की संख्या शून्य हुई। पूरे देश के मुकाबले उत्तर प्रदेश में अपराध 1/4 कम हुआ। एनसीआरबी डेटा से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश 28 राज्यों में महिला अपराधों में 13वें स्थान पर है, जबकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में 17वें स्थान पर है। वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके, इसके लिए भी प्रदेश भर में अनेक अभियान चल रहे हैं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि महिला संबंधी अपराध देश की सबसे बड़ी आबादी में न्यूनतम है, लेकिन उसमें भी जो अपराध हैं, अपराधियों को सर्वाधिक सजा कराने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों की 3% महंगाई भत्ते को मंजूरी दी। अब कुल डीए बढ़कर 55 से 58% हो गया। इस निर्णय से लगभग 1,15,00,000 केंद्रीय कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। आपको बता दें कि इसके लिए बाकायदा आदेश जारी किया गया है। सभी को 1 जुलाई से अब तक का बढ़ा हुआ एरियर मिलेगा। हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7/2025 से डीए और डियरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये। और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज़ और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज़ को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्लस पेंशनर्स को। कथावाचक अनुद्वाचार के खिलाफ महानवमी पर देश भर में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। झारखंड और वाराणसी में अनुद्वाचार के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। पूरे देश में 16 राज्यों के लगभग 108 जिलों में महिलाओं ने अनुद्वाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके पुतले पर स्याही लगाई और पुतले की चप्पलों से पिटाई की, जिसके बाद पुतले को आग लगाई। इन महिलाओं ने अनुद्वाचार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। आपको बता दें कि अनुद्वाचार ने पिछले दिनों महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। अनुद्वाचार ने महिलाओं की शादी की उम्र को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। तो देश भर में महिलाओं का प्रदर्शन यहां पर हो रहा है।
16 राज्यों के 108 जिलों में यहां पर यह प्रदर्शन हो रहा है। अनुद्धाचार के खिलाफ महिलाएं जो है वो उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। मुरादाबाद पुलिस ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने गांव के दूसरे लड़के के मकान पर पोस्टर लगाया था। पोस्टर पर आई लव मोहम्मद के साथ सरवर आलम नाम के शख्स का फोटो लगा है। तालिब नाम के शख्स ने मुकदमा दर्ज कराया था। सरवर आलम नाम के शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना पागबाड़ा के सब्जीपुर का है। उसमें उनका ये कहना था कि उनके गांव का ही रहने वाला सरवर आलम, उसने उनके घर पर एक आपत्तिजनक पोस्टर चिपका दिया था जिसमें उसका नाम भी अंकित था। और जब जिसके घर पे चिपकाया गया था, उसने जब उस व्यक्ति को बुला करके पूछताछ की जिसका नाम सरवर आलम है, उसने उसके साथ गाली गलौज की और मारपीट भी की। और वहाँ पे बेसिकली जो थोड़ी सी कानून व्यवस्था की स्थिति और तनाव भी पैदा हुआ। उसी तहरीर पे हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और जो ये सरवर आलम है जिसने ये पोस्टर चिपकाया था। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के जेल से रिहा होने के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि जेल से निकलने के बाद अखिलेश यादव ने भी उनसे फोन पर बातचीत की थी। जल्द ही वो अखिलेश यादव से मिलेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, 34 महीने बाद आए अपने परिवार के बीच में हैं। लगभग 1000 से ज़्यादा दिन वहाँ हमने बिता दिए। मैं और मेरी तनहाई सर यही बातें करती थी। बहुत अच्छा लगा। और ये जो आप नीचे लोग देख रहे हैं, ये सब वही मेहनत है जिसकी वजह से आज हमारी बेगम विधायक बनी है। जो हमने संघर्ष करा है उसी की वजह से। और मेरे अल्लाह का सबसे ज़्यादा करम रहा कि उसने कभी अकेले नहीं छोड़ा। वो इम्तिहान ज़रूर लेता है पर हर इम्तिहान में वही पास कराता है। चलिए अब दशहरा भी यहीं बनाएंगे, दिवाली भी यहीं बनाएंगे हम। विधायक जी निकलने के बाद अखिलेश यादव या किसी सपा के जी अखिलेश जी से बात हुई, बहुत से बात हुई। बहुत से समय विदेश में रोम में उन्होंने बात हुई। इंशाअल्लाह रहमान वो आते हैं, फिर मुलाकात करने जाएंगे, आप सबको बताएंगे। बलिया में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां रोडवेज बस और जीप के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। खेजड़ी इलाके के खड़सरा चट्टी के पास हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने जीप में फंसे लोगों को जीप का गेट काटकर बाहर निकाला। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। बदायूं में बाइक को सांड ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स की मौत सांड का सींग लगने से हुई है, जबकि दूसरे की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। विवेक और वंश दोनों विवेक अपनी बहन के घर जागरण में जा रहे थे। फैजगंज पेटा थाना क्षेत्र में बदायूं चंदौसी मार्ग पर मुड़िया धुरेकी के पास यह हादसा हुआ। लखनऊ में 14 साल के यश यादव के सुसाइड केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को पकड़ा है। लखनऊ पुलिस ने आरोपी सनत गोरई को झारखंड से गिरफ्तार किया। नाबालिग आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप फ्री फायर मैक्स पर यश आरोपियों से जुड़ा था। यश के पिता के बैंक खाते से हुए संदिग्ध ट्रांजैक्शन के चलते पुलिस आरोपियों तक पहुंची। 15 सितंबर को मोहनलालगंज में 14 साल के यश यादव ने आत्महत्या की थी। ऑनलाइन गेमिंग में यश ने 14 लाख रुपए गंवा दिए थे। गेमिंग ऐप में अपग्रेडेशन के नाम पर सनत ने यश से 3.25 लाख रुपए ठगे थे। झारखंड के ही एक नाबालिग आरोपी ने अपनी अपग्रेडेड आईडी बेचने के नाम पर यश से 5 लाख रुपए ठगे थे। संत गुरई नामक लड़के जिसको हमने गिरफ्तार करा है, इसने बताया है कि ये लगभग 2018 से ही ये ऑनलाइन गेम खेल रहा है। इसको पता है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनको इस ऑनलाइन गेमिंग की लत लगी हुई है। इस गेम में पैसे देने के बाद आप अपने वेपन्स, अपने यूनिफॉर्म को अपग्रेड करा लेते हैं, जिसके बाद इसने इनको ये लालच दिया कि मैं अपनी आईडी जो जिसमें अपग्रेडेड आपको गेम खेलने को मिलेगा वो बेचने के नाम पे इसने उनको ठगी करी और इसके नाबालिग बच्चों के साथ ठगी करके ये गिरफ्तार आ गया है। खबर बहराइच से है। घर में 6 लोगों की लाशें मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सनकी शख्स ने पहले घर पर गांव के 2 लड़कों की हत्या की।
फिर अपनी 2 बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसने खुद को पत्नी के साथ घर में बंद कर आग लगा ली। घटना रामगांव इलाके के निंदुरपुरवा गांव की है। आग की लपटें देखकर आसपास के लोग मौके की ओर भागे। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के बाद जब मकान के अंदर पुलिस की टीम पहुंची तो अंदर का खौफनाक तस्वीर देखकर हर किसी का कलेजा मुंह को आ गया। घर में जली हुई हालत में 6 लाशें थीं। बताया जा रहा है कि सनकी किसान ने इन बच्चों को अपने घर पर लहसुन की कटाई का काम करने के लिए बुलाया था। बाद में उसने गड़ासे से उनकी हत्या कर दी। विजय ने मार बुला के घर नट्टी काटा है। क्या कहा था, किस लिए बुलाया था? ये लहसुन काटने के बहाने से। कोई रंजिश थी? हाँ रंजिश थी, तभी तो मारा। क्या रंजिश थी? अब मालिक जाने क्यों रंजिश कार है। कोई उके लड़का अपने लड़का को मार डाली पहले चरपहिया से, उसके बाद दूसरे लड़के पर नंबर लगे। अपने लड़के कैसे मारे सर? अपने लड़के चरपहिया खरीद दी। 8 दिन दाना पानी उका नहीं दिए, खाना बिना खाना के रहा हुआ 8 दिन। इसके बाद आत्महत्या उसने कर लिया। आत्महत्या कर लिया? हाँ, अपने मेहरुआ का सर जी मार के टांग दी। घर में तक गाँव वाले से फांसी लगाई ली इसे। आज सुबह बताया जा रहा है कि 3 बच्चे यहाँ पर कुछ कृषि कार्य करने आए थे यहाँ पर, जिसमें से एक बच्चा मौजूद है जिसने हमें पूरा घटनाक्रम के बारे में कैसे क्या हुआ है ये भी बताया है। तो अभी जितने भी हमें साइंटिफिक एविडेंस मिले हैं, जो पीएम के लिए हमारी वहाँ पे कार्रवाई चल रही है, पीएम रिपोर्ट चोटों के आधार और कॉज ऑफ डेथ के आधार पर ही आगे का जो है मंतव्य हम लोग बनाएंगे और हम लोग इन रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। इस बीच क्राइम सीन से सारे फोरेंसिक इनपुट्स ले लिए गए हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि गृहस्वामी जो है वो पिछले कुछ महीने पहले उसके घर में उसके यहाँ डेथ हुई थी, उसके बाद से वो परेशान है। तो ये सब सारी सीक्वेंस को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और किन परिस्थितियों में क्या सीक्वेंस के साथ ये घटना हुई हम आपको जल्दी बताएंगे। मेरे बगल में ये घर देख रहे हैं, यही वो घर है जहाँ पर पुलिस ने आज सुबह 6 बॉडी को बरामद किया है, 600 को बरामद किया है, जिसमें 4 बच्चे शामिल हैं, खुद पति पत्नी हैं। बताया जा रहा है कि पहले जो इस घर में रहने वाला विजय है, लहसुन कटवाने के लिए गांव से 2 बच्चों को बुलाया, फिर वो भी एसी में अंदर घर में काम कर रहे थे और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। उसके बाद खुद और उनके 2 बच्चे, तो पति पत्नी और उनके 2 बच्चे खुद को घर में बंद कर लिया, उसके बाद आग लगा ली। खबर आगरा से है। महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। पति पर हत्या का आरोप है। घरेलू कलह को हत्या की वजह बताया जा रहा है। मामला थाना पिनाहाट क्षेत्र के जरियोन गांव का है। घरेलू कलह में पति ने पहले पत्नी के साथ मारपीट की, उसके बाद गला काटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। आरोपी पति मानसिक रूप से कमजोर है। आज दिनांक 1 अक्टूबर 25 को दोपहर करीब 1 बजे थाना पिनाट पर सूचना मिली कि ग्राम झोरियान में एक महिला की उसके पति के द्वारा हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस के द्वारा मौके पर जाया गया तो पाया कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40-42 साल है, उसके शरीर पर काफ़ी चोटों के निशान हैं और उसके पति के द्वारा किसी धारदार हथियार से हंसिया दराती से उसकी हत्या कर दी गई है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।